पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान से एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यह नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते माफी मांगता हूं। बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर त्रिवेंद्र रावत ने इसको बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। प्रदेश में अब देश का सबसे सख्त कानून भी लागू हो चुका है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। पिछली बार हमने नारा दिया था मोदी अगेन, इस बार नारा है मोदी वंस अगेन। इन्होंने बजट को लेकर भी बहुत संतुलित और ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बजट की कहीं भी आलोचना नहीं हुई है। जो लाठीचार्ज हुआ नहीं होना चाहिए, सर अवॉइड करना चाहिए। बच्चे हमारे बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गलती अगर होती है तो उसको अनदेखी भी की जा सकती है। बच्चों को समझाया जाना चाहिए। बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए वो भी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं इतनी जो हुई, पेपर लीक हुए, तो उसके कारण जो एक उन बच्चों के मन में जो एक दिक्कत पैदा हुई, और वो माना थोड़ा बहुत अगर बच्चों से गलती हुई भी है। यद्यपि पुलिस कप्तान ने कहा है कि वो बाहरी तत्व थे, पुलिस कप्तान ने स्वयं में बात कही है। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहल तेज कर दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी है। पॉलिसियों को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस दौरान उद्योग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए इन्वेंशन को बढ़ावा देगी। तो वहीं उद्योग सचिव ने कहा कि इससे पहले प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू थी, जो अब पूरी हो चुकी है, और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 लाई गई है। जहां कस्टमाइज पैकेज पॉलिसी को लेकर पंकज पांडे ने कहा कि प्रदेश में आने वाले बड़े इन्वेस्टर के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म डेवलप करने, उनकी सुलभता के अनुसार प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी के लिए अगर कुछ बदलाव करना पड़े तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अच्छी चीज़ है। देखिए उत्तराखंड में जैसे मैंने बोला कि युवा स्किल्ड है, युवा प्रोग्रेसिव है, और अगर स्टार्टअप के रूप से अगर वो अपना काम करना शुरू करना चाहता है, हर आदमी नौकरी में आ जाए, हर आदमी कहीं जॉब कर ले, ये संभव नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, छोटा अपना बिजनेस सेटअप करके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं धन्यवाद दूँगा मुख्यमंत्री जी को, 200 करोड़ का उन्होंने स्टार्टअप फंड शुरू किया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी ऐसे बिजनेस मॉडल्स निकलेंगे जो स्टार्टअप में जाकर आगे बढ़ के उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेंगे और देश में भी नाम रोशन करेंगे। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चंद्रबदनी को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मंदिर तक जाने वाली लक्ष्मौली हिंसरिया खाल जामड़ी खाल मोटरमार्ग को स्टेट हाईवे घोषित कर दिया है, जिसको लेकर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए इसका फर्स्ट फेज का कार्य शुरुआत करते हुए कार्य का शिलान्यास किया। बता दें कि इस रोड को बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 5 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसको लेकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रोड का चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान विधायक विनोद कंडारी ने गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए इसे जल्द बनाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मेरे पिछले कार्यकाल का ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा था कि लक्ष्मौली से लेकर जामड़ी खाल तक और देवप्रयाग से लेकर टिपरी तक, ये मेरा ये था कि इसको स्टेट हाईवे बनाया जाए, और पिछले ही कार्यकाल में मैंने इसको स्टेट हाईवे बना दिया था। तो उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज ये है कि फर्स्ट फेज़ का पहला फेज़ लक्ष्मौली से जामड़ी खाल का फेज़ है, और दूसरा फेज़ का जो मैं उद्घाटन करूँगा वो करूँगा देवप्रयाग से जामड़ी खाल तक का। तो निश्चित तौर पर हॉट मिक्सिंग की ये रोड बनेगी, और मैंने आपसे कहा कि कनेक्टिविटी आदमी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी शब्द अपना भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो आपने कहा कि मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और यही बहुत छोटा सा मेरा प्रयास है।
देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव और परिणामों की तारीख का ऐलान हो चुका है। 27 फरवरी को बैलेट पेपर से मतदान होगा और 28 फरवरी को चुनावी परिणाम घोषित होंगे। चुनावी अधिकारी एलबी गुरुंग ने बताया कि कुल 3,488 मतदाता हैं। जो ए नाम से हैं उनका टेबल सबसे पहले होगा। इसी तरह हमने 16 टेबल बनाए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 11 पदों पर 41 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं। वोटर लिस्ट बन चुकी है और बार एसोसिएशन के चुनाव को पूरी पारदर्शिता से संपन्न कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं आचार संहिता का पालन करवाया जाएगा, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। बता दें कि इस बार अध्यक्ष पद पर 3 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना बताई जा रही है। बार एसोसिएशन का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या वायदे हैं, इसका अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं हैं और बार को गति देने में किस तरह से आप काम करेंगे? शुरुआत पहले तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं पिछले 5 वर्षों से बार देहरादून का सचिव हूँ और ये हम सब अधिवक्ताओं का प्यार है कि जिन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों से मुझे चुना, इस काबिल समझा कि मैं बार देहरादून के अपने साथी अधिवक्ताओं की मदद कर सकूँ। और जब से मैं बना हूँ पिछले 5 वर्षों से मेरे सारे अधिवक्ता साथी जानते हैं कि जो वादे में करता हूँ मैं पूरा भी करता हूँ। देखिए, मैं राजीव शर्मा हूँ और लोग मुझे बंटू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मैं संघर्षशील आदमी हूँ क्योंकि मैं इस बार एसोसिएशन में 2 बार प्रधान और 4 बार सचिव पद पे रह चुका हूँ। मैं अभी यहाँ बैठा था, मेरे से पूर्व एक प्रत्याशी बहुत सारी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने एजे साहब को यहाँ के वकीलों की समस्याएं दी। एक प्रश्न आप शायद पूछना भूल गए, आप पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए था कि आपने लिखित दिया मौखिक दिया। लिखित समस्याओं का हमेशा निदान होता है और मौखिक तो मैं उनके यहाँ से बाहर आकर के कहूँ तो किसी को पता नहीं होता अंदर क्या बात है। मैं आलोक भैया देहरादून में पिछले लगभग 2.5 वर्षों से इस बार के अध्यक्ष पद का चुनाव में प्रत्याशी। पिछले कुछ सालों से अधिवक्ताओं की समस्या पर बार का रुख एक ही जैसा अधिवक्ताओं की समस्या कहाँ जैसी हम ज़्यादा काम करेंगे। आज हमारे बोलता है कि नया परिसर जेल परिसर में का जो चुनाव होने वाला है उसमें जितने भी वोटर हैं 3,488 वोटर्स हैं, 3,488 वोटर है और हम लोगों ने तकरीबन आज तक प्रिंटिंग ये सब दे चुके हैं और जितने भी क्लासिफिकेशन करना है वोटरों का वो भी कर चुके हैं। वोटर लिस्ट बन चुके हैं, टेबल बनाना है, टेबल भी हम बन चुके हैं क्योंकि हम लोग 8 दूनी 16 टेबल बनाते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली होता है ये। और सबसे उसमें है जैसे ए है, जितने भी जिसके ए नाम से है उसका एक टेबल बनता है, बी और सी का, इस प्रकार से हम 16 टेबल बना चुके हैं। हल्द्वानी में नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में आग लगने के कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लगातार आग लगने की वजह से ट्रंचिंग ग्राउंड में आ रही बदबू और प्रदूषित हवा से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आग बुझाने का काम काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। बता दें कि इस धुएं से आसपास की आबादी खासी परेशान है, तो वहीं रात में सुलगते हुए धुएं की वजह से वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि वे खुद ही मौके का निरीक्षण कर चुके हैं और काफ़ी हद तक आग बुझाई जा चुकी है। सड़क किनारे हाल ही में पड़े कूड़े की भी आग बुझाने का काम किया जा रहा है। में जो नया कूड़ा पड़ा था उसमें आग लगा दी गई थी। आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन चूँकि आग अंदर तक चली गई इसलिए अभी धुआं उसमें निकल रहा है और धुआं भी ख़त्म हो जाए इसके लिए लगातार उसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हम उसमें शीघ्र धुआं भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो इसका अस्थायी समाधान है उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पिछले 3 महीने से वहाँ पर लीगेसी सफाई व्यवस्था की जा रही है। मैंने निरीक्षण किया था तो उसमें मुझे लगा कि उनकी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं उनको कंपनी को नोटिस दे रहा हूँ और मौखिक रूप से निर्देश दिया कि आप इसको 2 शिफ्ट में क्लीनिंग की कार्रवाई करिए ताकि 6 महीने का जो हमारा नियत अवधि है उसमें पूरा ट्रंचिंग ग्राउंड साफ़ हो जाए। ट्रंचिंग ग्राउंड साफ़ होना ही
आग लगने और धुआं निकलने का स्थायी समाधान है। और हमारा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर जो हमारा 3 साढ़े 3 महीना अवशेष समय बचाया हुआ है, इसमें पूरा लीकेसी हम साफ़ कर दें और नया प्लांट जो हमारा लगाया जाना है उसको लगा दें, ताकि इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं बार बार, इसका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।